morning, everyone. Good morning, Sandhya. Good morning, Sana. Good morning, Divya. Good morning, Kashish. Good morning, Reshma. Good morning, Kamini. Good morning, Vaishnavi. Good morning, Shivani. Good morning, Astha. तो हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आज बस हम एक लास्ट डे इसको और देने वाले हैं। तो जो भी आपके डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो आप पूछ लो। उसके बाद कल से जो हम इसका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और जल्दी से फिर क्लास 11 के खत्म करके क्लास 12 पे पहुंचेंगे। ठीक है। अभी आई थिंक 4 चैप्टर रह गए हैं इस यूनिट मतलब इस 11th क्लास के। ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ लेना भाई, उसका टेस्ट है। चलो बताओ फिर कौन सा क्वेश्चन पूछना था। लास्ट हमने कहाँ तक कर लिया था? 27। 27। अच्छा तो बताओ सर सब। 27 का ना उसमें आपने ना जो टेम्परेचर था उसको केल्विन में चेंज किया था ना हमने। बट जो आंसर है ना वो सिर्फ मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पे ही आ रहा है, मतलब 40 पे ही आ रहा है। अच्छा सर मेरा ना नेगेटिव में भी आ रहा हो, मतलब -0.02। इसमें आपको दिया है, देखो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी कि अल्फा वी की वैल्यू दी है। ठीक है। और अच्छा सना ने करा है, तो सना ये बताओ कैसे आया आपका आंसर? सर जैसे क्वेश्चन नंबर 26 में किया था वही वाला सेम रूल इसमें अप्लाई किया है। नहीं तो आपने इसमें और सेल्सियस को चेंज किया क्या? नहीं सर, सेल्सियस को चेंज नहीं किया, बस जो वॉल्यूम एक्सपेंशन की वैल्यू दी थी हाँ पर केल्विन में दी थी, और पर सेल्सियस और पर केल्विन में सेम ही वैल्यू रहती है, तो बस उसी से सॉल्व किया है। ठीक है। तो देखो फिर इसको ऐसा करना, चेंज मत करो इसको, ऐसे ही रहने दो। वो ऐसा हो सकता है क्योंकि देखो सेल्सियस केल्विन में डिफरेंस खाली एक नंबर का होता है ना, कि इतना नंबर हमें ऐड करना होता है। तो तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि अल्फा वी की वैल्यू दी है। ठीक है। इसको कई बार हम गामा भी बोल देते हैं, तो आप इसको गामा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अल्फा वी से भी कर सकते हो। ये आपको दी है 5 × 10⁻⁴ पर केल्विन। ठीक है। इतनी दी है। और उसके बाद जो है आपको जो निकालना है वो निकालना है इसमें फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम निकालना है शायद। ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी निकालना है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी मैंने उस दिन आपको क्वेश्चन करवाया ही था। तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जो आपका डेल रो है अपॉन रो इनिशियल, ठीक है, ये आपको निकालना है। और डेल रो क्या होता है? रो फाइनल माइनस रो इनिशियल। तो कैलकुलेट तो आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको 26 वाला करवाया था।
और इसमें केल्विन वगैरह को कुछ चेंज मत करो, उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, और फिर आपका जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर लेना, फिर इसका आंसर जो भी आ रहा है 0.020 आ रहा है, तो वो आ जाएगा। तो 0.196 जिसका भी आ रहा है अभी सना जैसे आप कह रहे थे, तो आप उसको 0.020 कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद बताओ कौन सा पूछना है। 33। तो 33 देख लो एक बार। Two rods of different materials having coefficients of thermal expansion alpha 1 and alpha 2 and having Young's moduli y1 and y2 respectively are fixed between two rigid walls. ठीक है, the rods are heated such that they undergo the same increase in temperature. There is no bending of the rods. If alpha 1 by alpha 2 ये आपको दिया है and stresses developed in the rods are equal, then y1 upon y2 is equal to। ठीक है, तो इसमें आपको क्या किया है कि इसमें आपके पास सपोज दो वॉल्स हैं इस तरीके की, आप मान लो ये आपकी सपोज क्या हो गई, दो वॉल्स हो गई, और इसके बीच में इन्होंने क्या करा है, दो रॉड को फिक्स करा है इस तरीके से। ठीक है, दो रॉड्स को फिक्स किया है, उसके बाद यहाँ पर जो है इनका थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, मतलब ये लीनियर एक्सपेंशन की बात हो रही है लेंथ के अलोंग। ठीक है, तो वो आपको अल्फा 1 इसका दिया है और इसका अल्फा 2 दिया है, और यंग्स मॉडुलस भी दिया है, इसका यंग्स मॉडुलस y1 दिया है आपको और इसका यंग्स मॉडुलस y2 दिया है, और इनको हीट किया गया है सच दैट दे अंडरगो द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा टी टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हुआ है और डेल्टा टी ही टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद है देर इज नो बेंडिंग ऑफ द रॉड, तो इनकी बेंडिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो मतलब ये बोला है कि जितना भी एक्सपैंड ये करेंगे वो लीनियरली लेंथ के अलोंग ही करेंगे, लेकिन ये बेंड नहीं हो रहे हैं। उसके बाद है अल्फा 1 और अल्फा 2 की ये वैल्यू आपको दी है रेशियो में, तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे वो दिया है आपका 2/3, और आपसे ये पूछा है कि एंड स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द टू रॉड्स आर इक्वल, स्ट्रेसेस अगर बराबर हैं तो स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट कर लेते हैं, तो सिग्मा 1 की जो वैल्यू वो आपकी सिग्मा 2 के बराबर है। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ पर फिर आपको निकालना है कि y1 अपॉन y2 जो है ये आपका कितने के बराबर होगा। तो बताओ कैसे कर पाओगे। बताओ भाई। देखो आप एक चीज ये देखो, आपको निकालना क्या है, पहले आप उस पर फोकस करो। आपको निकालना है इनके यंग्स मॉडुलस का रेशियो। तो यंग्स मॉडुलस वाला जो रिलेशन होता है हमारे पास, ठीक है, क्या होता है कि यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है, क्या फॉर्मूला होता है बताओ। FL अपॉन A डेल L। है नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेन के टर्म्स में बताओ पहले। फोर्स अपॉन एरिया। अपॉन स्ट्रेस। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है यंग्स मॉडुलस का। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हाँ, तो ये जो होता है आपका यंग्स मॉडुलस वो होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, इसे आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, क्योंकि एप्सिलॉन से हम स्ट्रेन को डिनोट करते हैं और सिग्मा से स्ट्रेस को करते हैं। तो ये होता है हमारे पास, और उसके बाद हमें एक चीज ये पता है कि जो आपका स्ट्रेस है सिग्मा, ये आपका फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और स्ट्रेन जो होता है वो होता है आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये होता है। ठीक है, और यहां से अगर आप y की वैल्यू निकालो तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जब आप करोगे तो ये हो जाएगा f अपॉन ए, और उसके नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहां से आपको जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, एफ अपॉन ए, और नीचे वाला फ्रैक्शन क्या हो जाता है, ऑपोजिट होकर मतलब रेसिप्रोकल होकर आ जाता है। तो एक ये वाला आपको रिलेशन याद होना भी चाहिए, मैंने आपको करके दिखा दिया ये आता कैसे है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, एक रिलेशन आपके पास ये वाला है।
ठीक है। अब इसके बाद आपको देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें दी हैं। आपको एक तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू आपको बराबर दी है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 दिए हैं। अब अल्फा 1 और अल्फा 2 को भी एक बार देख लेते हैं ये होता क्या है। तो आपको ये पता है कि जो चेंज इन लेंथ होता है यानी कि डेल्टा एल अपॉन एल, ये आपका क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता था, ये आप सभी ने पढ़ रखा है। और डेल्टा एल अपॉन एल, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो यहाँ क्या आ जाता है, अल्फा एल आ जाता है और ये डेल्टा टी बन जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज तो सभी को पता ही है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है लीनियर एक्सपेंशन में, कि जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होता है वो आपका किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो ये होता है। तो डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू आपको ये मिल गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो आपके पास जो y का फॉर्मूला है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला, वो है आपके पास सिग्मा। और जो नीचे वाला आपका स्ट्रेन है, आप स्ट्रेन को जो लिखते हो मतलब डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये एफ अपॉन ए जो है, मतलब यहां पर अगर आप इसे देखोगे ये जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ अपॉन ए इंटू एल बाय डेल्टा एल, ये बन गया एफ अपॉन ए इंटू एल बाय डेल्टा एल। वाई की वैल्यू इतने के बराबर हो गई। तो एफ अपॉन ए को तो आपने सिग्मा लिख लिया और एल बाय डेल्टा एल को आप एल बाय डेल्टा एल ही लिखे रहो, ठीक है। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन ये आ गया y का। अब y1 अपॉन y2 अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे y1 अपॉन y2 का जो रेशियो है वो किसके बराबर हो जाएगा, y की वैल्यू किसके बराबर है, सिग्मा इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। तो सिग्मा इंटू L1 अपॉन डेल्टा L1, इसको ऐसे कर लो, अपॉन ये सिग्मा 1 कर देते हैं और ये सिग्मा 2 कर देते हैं, ये हो गया L2 अपॉन डेल्टा L2, ठीक है। इतने के बराबर हो गया। अब आपको क्या करना है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपको यहाँ पर दिए हैं बराबर, यानी कि स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर क्या दी थी, इक्वल दी थी। तो ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैंसिल हो गए क्योंकि ये दोनों बराबर है। अब आपके पास बचा L1 अपॉन डेल्टा L1 अपॉन L2 अपॉन डेल्टा L2। अब L1 या L अपॉन डेल्टा L की वैल्यू जो है वो आपकी किसके बराबर है, अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर है, ठीक है। अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर है। तो L1 अपॉन डेल्टा L1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा 1 इंटू डेल्टा T1 के बराबर हो जाएगी। उसी तरीके से L2 अपॉन डेल्टा L2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अल्फा 2 अपॉन इंटू डेल्टा T2 के बराबर हो जाएगी। अब आपको एक चीज क्वेश्चन में और दी थी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज है वो आपका सेम है, ठीक है। ऊपर देख सकते हो जो मैंने फिगर बनाया था, इसमें मैंने टेम्परेचर दोनों के केस में क्या लिखा था, यहाँ पर भी डेल्टा टी, यहाँ पर भी डेल्टा टी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है कि द रॉड्स आर हीटेड सच दैट दे अंडरगो द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू भी यहाँ पर क्या है, सेम है हमारे पास। तो डेल्टा T1 और डेल्टा T2 ये बराबर हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा क्या, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 बचा, ठीक है, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। तो y1 अपॉन y2 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई, y1 अपॉन y2 की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 आ गई। और अल्फा 1 और अल्फा 2 का रेशियो आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था, जो कि है 2/3 के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2/3। अब एक बार आंसर चेक कर लेता हूं मैं। इसमें ए वाला दिखा रहा है 3/2। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है कि आपने ये देखा ना, ये जो वैल्यू यहाँ पर हमको y1 अपॉन y2 की मिली है, ये L1 अपॉन डेल्टा L1 मिली है और ये L2 अपॉन डेल्टा L2 मिली है। लेकिन हमारे पास जो ऊपर वैल्यू है वो किसकी है, ये जो वैल्यू होती है ये डेल्टा L बाय L की होती है, मतलब उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ से L बाय डेल्टा L की वैल्यू निकालना चाहें तो L बाय डेल्टा L जो है अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन अल्फा L इंटू डेल्टा टी बन जाएगा।
तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन इतना आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया, 1 अपॉन अल्फा एल अल्फा 1 इंटू डेल्टा T1 अपॉन 1 अपॉन अल्फा 2 इंटू डेल्टा T2, इतना आ जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन को हम सही कर लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा 1 इंटू डेल्टा T1 मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल होके आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा 2 इंटू डेल्टा T2 अपॉन 1। ठीक है, तो ये डेल्टा T1 डेल्टा T2 तो बराबर है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, आपके पास ये कितने के बराबर आ गया, अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो y1 अपॉन y2 की जो वैल्यू आपके पास आई है वो आ गई अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 के बराबर, और अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 की वैल्यू आपको कितनी दी थी, 2/3 दी थी। ठीक है, यहाँ पर अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 की वैल्यू 2/3 दी थी, तो अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया 3/2, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ गया समझ सभी को? यस सर। सर ठीक है, तो इस तरीके से आपका यंग्स मॉडुलस जो है इन्होंने इसके साथ रिलेट कर दिया लीनियर एक्सपेंशन के साथ, तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। ठीक है, तो अब कौन सा कह रहे हो, 32 है, a brass wire 1.8 meter long at 27 degrees Celsius is held taut while with little tension between two rigid supports। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने एक वायर को लिया है, तो मान लो इस तरीके से ये दो तरफ इन्होंने क्या करें, रिजिड सपोर्ट्स लगाए हैं। ठीक है, और उसके बीच में इन्होंने एक वायर टांग दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये ब्रास वायर है जिसकी लेंथ जो है वो है आपकी 1.8 मीटर, और इसको टेम्परेचर जो हमने दिया है वो कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको बांध दिया है। ठीक है, इस हेल्ड टॉट का मतलब ये है कि हमने उसको थोड़ा सा टाइट से बांध दिया, मतलब उसमें बीच में ढील नहीं है कहीं पर भी। तो इस हेल्ड टॉट विद लिटिल टेंशन, हल्का सा टेंशन है बस, बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट्स, इफ द वायर इज कूल्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ -39 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ये जो टी फाइनल की वैल्यू लेके जा रहे हैं, यानी कि T2 की जो वैल्यू है फाइनल टेम्परेचर की, वो है आपकी -39 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे ले जाके वायर की कूलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कूलिंग करने पे क्या होगा, वायर मतलब वायर श्रिंक होगा। अब वायर श्रिंक होगा इसका मतलब उसकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होना चालू होगी, लेकिन हमने दोनों तरफ से उसको बांध के रखा हुआ है, तो बेसिकली होगा क्या कि वायर खिंच रहा होगा किधर की तरफ, इधर की तरफ, दोनों तरफ से, क्योंकि ये श्रिंक होने की कोशिश कर रहा है, वायर लेंथ में छोटा होने की कोशिश करेगा जब टेम्परेचर इसका डाउन किया जाएगा। तो उस टाइम पे होगा क्या कि हमने भाई दोनों तरफ से तो अच्छे से टाइट करके बांध रखा है, तो वहां से तो ये निकल नहीं सकता। तो अगर ये छोटा होने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर डेवलप क्या होगा, टेंशन फोर्स डेवलप होगा। टेंशन फोर्स का मतलब कि दोनों रिजिड सपोर्ट से वायर बीच में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो उसके बाद है डायमीटर आपको यहाँ पर दिया हुआ है वायर का, जो कि है 2 mm के बराबर। ठीक है, इसको आप 2 इंटू 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, mm में दिया है, तो ये हो गया। और उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर अल्फा एल की आपको वैल्यू दी है, जो कि है 2 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस, मतलब पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतनी दी है, और यंग्स मॉडुलस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी वही सिंपल सा लॉजिक ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया उसी को इस्तेमाल करना है यहाँ पर भी। ये है आपके पास 0.91 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर दी है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपको निकालना है यहाँ पर क्या है, आपको कैलकुलेट यहाँ पर करना है कि व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर। टेंशन का मतलब क्या है, टेंशन फोर्स आपको डेवलप मतलब जो हुआ है वो आपको निकालना है, तो एफ की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है,
और अभी आपने इतने सारे रिलेशन पढ़े, फोर्स से रिलेटेड था, यंग्स मॉडुलस से रिलेटेड था, अल्फा से रिलेटेड था, उसी को बस आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो हमें ये पता है कि जो वाई होता है यंग्स मॉडुलस, वो क्या होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाला फॉर्मूला लगा के हमें क्या मिल जाता है, एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ये अभी हम ऊपर ही पढ़ के आए हैं दोबारा से। तो वाई का हमारे पास फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। और हमें एक चीज ये भी पता है कि जो डेल्टा एल अपॉन एल होता है वो हमारा अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला किसका है, लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। तो अगर डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू इतनी है, तो एल बाई डेल्टा एल की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन अल्फा डेल्टा टी हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल। अब ये वाली जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर रख देंगे एल अपॉन डेल्टा एल की जगह पे, ठीक है। तो y की वैल्यू जो हमें अब यहाँ पर मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, एफ अपॉन ए इंटू ये जो एल अपॉन डेल्टा एल की वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो एल अपॉन डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1 अपॉन अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर, इतनी हो गई। अब कुछ नहीं करना, बस आपने वैल्यूज रख देनी है। तो देखो आपको ये जो फोर्स है, ये फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। y की वैल्यू ये दी है, यंग्स मॉडुलस 0.91 इंटू 10 की पावर 11। एरिया जो है वो आप निकाल लोगे। एरिया कैसे निकालेंगे भाई, डायमीटर दिया है तो बताना जरा क्या फॉर्मूला होगा। पाई आर स्क्वायर। रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है, पाई आर स्क्वायर कैसे हो जाएगा, वो तो रेडियस के लिए होता है। बताओ क्या सर फॉर्मूला होगा। डी है बाई टू कर लेंगे ना सर, इसका डी बाई टू होगा ना। नहीं, और मैं कहता हूँ कि d/2 नहीं करना है, फिर क्या करोगे। डायमीटर के केस में आपको फॉर्मूला में नहीं पता कि डायमीटर से आप एरिया कैसे निकाल सकते हो। पाई बाय 4 डी की पावर 4। d की पावर 4 नहीं, d की पावर 2 ही होता है, ठीक है। एरिया जो होता है डायमीटर के टर्म्स में वो होता है आपका पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, और रेडियस के टर्म्स में जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसको प्लीज ध्यान रखो, ये बता चुका हूं मैं ऑलरेडी पहले भी। पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है। अब ये डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आता कैसे है, यही वाला जो आपका फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जब आप r की जगह, ये r का स्क्वायर है, r की जगह आप जब d/2 लिख देते हो, क्योंकि रेडियस जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, और इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बन गया, पाई d का स्क्वायर कितना हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस वजह से ये पाई बाय 4 डी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाता है, ठीक है। आगे समझ। यस सर। अब ये है, यस सर। तो आपको यहाँ पर ये y की वैल्यू दी है, एरिया की वैल्यू दी है, अल्फा की वैल्यू भी आपको दी है लीनियर एक्सपेंशन की, और डेल्टा टी, डेल्टा टी कैसे निकालोगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो डेल्टा टी जो है वो आपका हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल है आपका -39, इसमें से -27 करोगे, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। प्लस। ठीक है, प्लस नहीं ऐड बोलते हैं। तो ये ऐड हो जाएंगे, एंड उसके बाद आप इनको ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 39, 40 और 60, 66 हो जाएगा। मतलब इतना आई थिंक टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है। तो टेम्परेचर आपका इतना चेंज हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा टी की वैल्यू आपकी ये वाली हो जाएगी। तो माइनस साइन अगर आएगा भी आंसर में तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, जो भी आपकी आंसर की वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड, बस वो आपको देखना है, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज आपका इतना आ जाएगा। बेसिकली टेम्परेचर चेंज को आप नेगेटिव साइन लिखा ही मत करो, आप पॉजिटिव वैल्यू लिखा करो जो भी आपका आ रहा हो। तो जैसे -66 आ रहा है, आप यहाँ पर कैलकुलेशन में 66 इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आप कर लोगे और फिर फोर्स निकाल लेना, ठीक है। अब निकाल लोगे ना फोर्स, यस सर। ठीक है। यस तो सर। बस इसी तरीके से करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और अब और बताओ, इसके बाद कौन सा पूछना है। थर्टी फोर।
ये भी वैसे ही है भाई, अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा, सेम क्वेश्चन है ये तो 33 जैसा। एक वायर है, उसकी लेंथ दी है, डायमीटर दिया है, टेम्परेचर दिया है, उसका टेम्परेचर -170 पे लेके गए, ठीक है, और उसमें एक वेट भी लटका दिया इन्होंने जो कि 10 kg का है, एंड इज स्ट्रेच्ड बाय हैंगिंग अ वेट ऑफ 10 kg एट वन एंड, सो द चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर इज। तो आपसे जो है यहाँ पर चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर पूछा है, यानी कि डेल्टा एल की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो कंबाइंड इफेक्ट लगेंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है। पहला तो आपका जो टेम्परेचर है उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, श्रिंकिंग हो रही है वायर की, और दूसरा इन्होंने क्या करा है, जो वेट को लटकाया है दूसरी तरफ पे, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वायर स्ट्रेच हो रहा है। तो इसका कंबाइंड इफेक्ट आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आप जो है इसका कॉन्ट्रैक्शन निकालोगे टेम्परेचर चेंज की वजह से, कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वायर श्रिंक कितना हुआ है, तो उसमें आप डेल्टा एल निकालोगे। वो कैसे निकालोगे, जो अल्फा वाला फॉर्मूला होता है उसको इस्तेमाल करके, ठीक है। तो डेल्टा एल जो होता है, डेल्टा एल बाई एल अल्फा इंटू डेल्टा टी होता है, वहां से आप डेल्टा एल की वैल्यू निकाल लोगे। डेल्टा एल आ गया आपके पास। अब उसके बाद जो है आपको क्या निकालना है, एक्सपेंशन निकालना है, यानी कि स्ट्रेच कितना हो रहा है, और स्ट्रेच कितना हो रहा है वो आप कौन से फॉर्मूला से निकाल सकते हो, यंग्स मॉडुलस वाले से। तो यंग्स मॉडुलस का ये वाला जो फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा था, इस वाले केस में आप जो है यहाँ पर क्या निकाल लोगे, डेल्टा एल निकाल लोगे, और फोर्स जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, m इंटू जी के बराबर हो जाएगा। मास आपको दिया है कितना उन्होंने लटकाया हुआ है, उसको जी से मल्टीप्लाई कर दोगे, फोर्स आ जाएगा। लेंथ आपको ओरिजिनल वाली दी है, एरिया आप निकाल लोगे जो भी दिया है, डायमीटर दिया है तो π/4d² से, अगर रेडियस दिया है तो πr² से, और यहाँ से आप जो है y की वैल्यू भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दी है, और उसके बाद आप डेल्टा एल निकाल लोगे, ठीक है। तो डेल्टा एल निकाल लिया। अब उसके बाद अगर आपको रिजल्टेंट चेंज यहाँ पर अगर निकालना है, ठीक है, रिजल्टेंट चेंज अगर आपको यहाँ पर निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर दोनों का जो डेल्टा एल है वो आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो पहले वाला जो केस है, जब आपका वायर टेम्परेचर की वजह से श्रिंक होगा, यानी कि उसकी लेंथ कम होगी, तो डेल्टा एल की वैल्यू जो है वो आपकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये चीज भी ध्यान रखना, क्योंकि डेल्टा एल होता क्या है, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। एल फाइनल जो है वो आपकी वैल्यू कम हो गई है, और एल इनिशियल आपका ज्यादा था, तो कम में से ज्यादा अगर माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पहला वाला जो डेल्टा एल आएगा, जो कि आप अल्फा वाले फॉर्मूला से निकालोगे टेम्परेचर चेंज की वजह से, वो आएगा नेगेटिव, और दूसरा वाला क्या आएगा, पॉजिटिव, और उन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू, ये आपका रिजल्टेंट डेल्टा एल आ जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर आ रहा है -5.2 mm ओवरऑल। तो -5.2 mm आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो वायर है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि चेंज इन लेंथ जो है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है। कर लोगे ये वाला। बोलो रेशमा। यस सर। कर लेना फिर ये वाला, ठीक है। और बताओ। और कौन सा क्वेश्चन पूछना है। बताओ जल्दी जल्दी बताओ फिर, आज ही खत्म करना है हमने। 39। A normal diet furnishes 200 kilocalorie to a 60 kg person in a day, ठीक है। अभी 38 रुक जाओ, पहले 39 डिस्कस कर लेते हैं। तो एक नॉर्मल डाइट है जिसमें आपकी इतनी कैलोरी लगती हैं एक 60 किलो के आदमी के लिए एक दिन में। तो इफ दिस एनर्जी वाज यूज्ड टू हीट द पर्सन विद नो लॉसेस टू द सराउंडिंग, how much would the person temperature increases? The specific heat of the human body is 0.83 calorie per gram per degree Celsius, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई एक 60 किलो का कोई आदमी है, और वो क्या करता है, जितना खाना खाता है उसकी वजह से जो उसको एनर्जी मिलती है वो 200 किलो कैलोरी के बराबर होती है, ठीक है। और आपको मैं एक रिलेशन शायद ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूँ कि कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है। तो ये आप देख भी लो कि 1 कैलोरी जो होता है वो आपका 4.2 जूल्स के बराबर होता है। अगर ये आपको रिलेशन नहीं पता तो इसको लिखकर याद भी कर लेना,
ठीक है। तो 1 कैलोरी में आपके 4.2 जूल्स होते हैं, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं बताऊं तो ये 4.186 होती है, बट इसको राउंड ऑफ करके हम लगभग इतना मान लेते हैं कि 4.2 के आसपास होती है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू 4.186 होती है। तो आपको बोला है कि भाई यहाँ पर जो मास है एक बंदे का वो आपका 60 किलो है, और उसको जो एनर्जी यहाँ पर मिलती है, ठीक है, वो आपको कितनी मिलती है, 200 किलो कैलोरी मिलती है। तो इसमें आपको मतलब चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं जूल में, क्योंकि आपको यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट दी है वो भी आपको कैलोरी वाली यूनिट में दी है, ठीक है। तो ये हो गया। आप बस इसको चेंज कैसे कर सकते हो, ये जो किलो लगा है आगे, के जो लगा है ना, के का मतलब क्या होता है, किलो, किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻3, तो 10⁻3 कैलोरी हो जाएगा। तो यानी कि 200 इंटू 10⁻3 कैलोरी के बराबर इसको एनर्जी मिल रही है। तो ये लिखा है कि अगर इतनी एनर्जी जो है वो इस पर्सन को खाली हीट करने के लिए इस्तेमाल की जाए, और ये भी दिया है कि सराउंडिंग में हीट का कोई भी लॉस नहीं हो रहा, तो यहाँ पर बंदे का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा। यानी कि ये सारी की सारी एनर्जी जो है बंदे को हीट करने में इस्तेमाल कर दी जाए, तो बंदे का टेम्परेचर यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा। स्पेसिफिक हीट जो है वो आपको ह्यूमन बॉडी की दी है इतनी, ठीक है। तो अब ये तो कर ही सकते हो, स्पेसिफिक हीट वाला जो रिलेशन पड़ा था। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है कि भाई 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाना है तो आपने कितनी हीट देनी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पर हीट दी है और पूछा क्या है कि आपको टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ मिलेगा, बस उसका ऑपोजिट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया। तो अब इसको कैसे करना है, तो आपको मास दिया है, स्पेसिफिक हीट दी है, और आपको जो है टोटल हीट दी है। तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट वाला, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, ms इंटू डेल्टा टी, ठीक है। Q इज इक्वल टू ms इंटू डेल्टा टी। और एक फॉर्मूला आपने और भी पढ़ा था, Q इज इक्वल टू ml, ये भी पढ़ा था, ये क्या था, लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये आपका क्या है, Q इज इक्वल टू ms इंटू डेल्टा टी, ये वाला हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको Q की वैल्यू दी हुई है, m की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और s की वैल्यू दी हुई है, और डेल्टा टी जो है वो आप यहाँ पर निकाल लोगे, ठीक है। तो डेल्टा टी जब आपको मिल जाएगा तो जो भी डेल्टा टी की वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा टी से हमें क्या पता लगेगा कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है इतनी हीट देने से, ठीक है। क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अब आप कह रहे हो 37 वाला, कौन सा, 38 वाला, ठीक है। तो 38 में है, which of the following substances A, B and C has the lowest heat capacity? If heat is supplied to all of them at equal rate, the temperature versus time graph is shown below. तो आपको टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ दिया है, अगर उनको हीट जो है वो इक्वल रेट पे सप्लाई की जाती है, यानी कि यहाँ पर हीट रेट तीनों के केस में कांस्टेंट दिया हुआ है, हीट रेट, ठीक है। हीट रेट का मतलब कि हीट सप्लाइड पर यूनिट टाइम, वो जो है आपको यहाँ पर कांस्टेंट दिया है, और टेम्परेचर और टाइम का आपको यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इनमें से सबसे कम हीट कैपेसिटी किसकी होगी। तो इसको करने के लिए हम वही वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे, हीट कैपेसिटी वाला, हीट करंट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे है, देखो आपने एक चीज ये पढ़ी थी कि भाई जिसकी हीट कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसका मतलब है हीट कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब कि वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है। हमने जैसे टेबल पढ़ी थी तो टेबल में देखा था कि भाई वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब कि भाई अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 किलो मास हमने गर्म करना है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो उसको कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपसे वही हीट कैपेसिटी के बारे में पूछ रहा है कि अगर आपको यहाँ पर हीट करना है, टेम्परेचर अगर इसका बढ़ाना है तो आपको कितना हीट करना पड़ेगा, और सबसे कम हीट कैपेसिटी किसकी होगी। यानी कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें ए, बी और सी में से बढ़ाना है तो सबसे कम हीट किसको देनी पड़ेगी, कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में ये है, ठीक है। तो ये आप कैसे कर सकते हो, आपको जो ग्राफ दिया है, आपको जो ग्राफ दिया है उसमें इधर टी दिया है टाइम, और इधर क्या दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है। और ग्राफ आपका कुछ ऐसे बना है, एक ये ए वाली लाइन है, एक ये बी वाली लाइन है, और एक ये सी वाली लाइन है, ठीक है। और इस केस में ये ए है, बी है, और ये सी है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पर टाइम की बात करो तो कोई एक मैं पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया,
और 1 पॉइंट यहाँ ले लिया। ये मैंने क्या लिया है, सेम टेम्परेचर पे ये वैल्यू ली है। तो मान लो यहाँ पर कोई टेम्परेचर T1 था, उस पर मैंने ये 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लिए इन तीनों सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। तो हमारे 3 पॉइंट्स ये हो गए जो कि आपके सेम टेम्परेचर T1 पर है। तो हमने कहा कि भाई हम मान लो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और T1 टेम्परेचर तक तीनों सब्सटेंस को अगर लेकर जा रहे हैं तो उसमें उसका जो रिस्पेक्टिव टाइम है वो कितना लगेगा। तो A वाले के लिए टाइम आपको यहाँ पर लगेगा T1, B वाले को आपको यहाँ पर टाइम लगेगा T2 और C वाले को टाइम आपको यहाँ पर लगेगा T3, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर ज्यादा किसका है, T3 वाला है, यानी कि C वाले का टाइम ज्यादा है। तो C वाले का टाइम यहाँ पर ज्यादा है B वाले से, और B वाले का टाइम आपका ज्यादा है A वाले से, यानी कि C वाले सब्सटेंस को हीट करने पर सेम टेम्परेचर तक ले जाने पर ज्यादा टाइम लग रहा है। अब ज्यादा टाइम लगने का मतलब क्या है, ज्यादा टाइम लगने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो एक चीज आपको ये दी थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो होता है आपका डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। मतलब ये आपकी हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक नहीं, सिर्फ हीट कैपेसिटी, क्योंकि स्पेसिफिक जब हम बोल देते तो पर यूनिट मास के लिए हो जाता है वो। तो ये आपका डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हो गया। और यहां से आप ये देखोगे कि एस की जो वैल्यू है वो आपकी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के, यानी कि टाइम जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट उतनी कम, ठीक है। आप खुद भी सोच सकते हो कि टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो भाई स्पेसिफिक हीट तो यहाँ पर कम हो जाएगी ना, मतलब उसको, एक सेकेंड, आपका टाइम अगर यहाँ पर ज्यादा लग रहा है, हाँ, और एक चीज ये भी देखिए आपको हीट यहाँ पर सेम दी हुई है, ठीक है, हीट जो है वो आपको यहाँ पर सेम दी है। तो 38 वाले क्वेश्चन में हाँ, क्योंकि ये लिखा है क्वेश्चन में कि हीट इज सप्लाइड टू ऑल ऑफ देम एट इक्वल रेट। तो हीट को अगर इन्होंने कांस्टेंट कर दिया तो एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी हो जाएगा, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर जिसका सबसे ज्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे कम। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि सी वाला जो सब्सटेंस है उसको उसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है, और बी वाली की उससे ज्यादा और ए वाली की उससे ज्यादा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब 820 से कंटिन्यू करेंगे, अभी ब्रेक ले लेते हैं। तो 820 के बाद बाकी क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज टिक लगा के रख लो जल्दी से जो जो आपको पूछना है।